नमस्कार, मैं अनामिका। संसार हिंदी साहित्यिका में आप सबका स्वागत है। मैं अपने इस चैनल पर हिंदी किताबों के बारे में चर्चा करती हूँ। अगर अब तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। साथ ही जो घंटी का निशान है उसे प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियो का पहला नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको देखने को मिले। आज मैं एक पुस्तक की समीक्षा लेकर के आई हूँ। इस पुस्तक का नाम है बिराज बहू। इसके लेखक है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। शरत चंद्र बांग्ला उपन्यास के बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यासकार थे। उन्होंने सामाजिक रूढ़ियों पर प्रहार करती कथाएं रची हैं। उनकी ज़्यादातर रचनाएं हिंदी में अनुवादित हैं। वो मूल रूप से बांग्ला में लिखी गई थीं। बिराज बहू ग्रामीण परिवेश पर आधारित एक उपन्यास है। लेखक ने इस किताब के माध्यम से गांव की रूढ़िवादी परंपरा को इंगित किया है। इस किताब का मुख्य पात्र है बिराज बहू, जिसका वास्तविक नाम था बृजरानी, लेकिन सभी उसे बिराज बहू के नाम से ही बुलाते थे। उसके पति का नाम था नीलांबर। उसकी विवाह 9 साल की उम्र में ही हो गई थी। उस कहानी में यह 19-20 साल की बताई गई है। उसका पति नीलांबर एक बहुत ही परोपकारी व्यक्ति था। उसका काम था मुर्दों को जलाना, कीर्तन करना, ढोल बजाना। नीलांबर का एक छोटा भाई भी था। उसका नाम था पीतांबर। अपने बड़े भाई के विपरीत वो बड़ा ही खुदगर्ज किस्म का व्यक्ति था। उसे सिर्फ अपने काम से ही मतलब रहता था। वह अदालत में अर्जियां लिखने का काम करता था। नीलांबर की एक छोटी बहन भी थी जिसका नाम था हरिमती। लोग प्यार से उसे पूटी बुलाते थे। उसके भाई उसे बहुत लाड प्यार करते थे। उसकी माँ की मृत्यु जब वो 3 साल की थी तभी हो गई थी। तब से नीलांबर ही उसकी जिम्मेदारी निभा रहा था। हरिमती बिराज से बहुत डरती थी। कई बार घर के काम काज सिखाने के क्रम में हरिमती से कोई न कोई गलती अवश्य हो जाया करती थी। जब ये किताब लिखी गई थी उस समय अक्सर ही बच्चों का विवाह बहुत ही कम उम्र में हो जाया करता था। इसलिए बहुत ही कम उम्र से ही लड़कियों को घर का कामकाज सिखाया जाता था। बिराज बहू अपने पति से बहुत प्रेम करती थी। एक बार उसके पति को चेचक हो गया था। उसने भी उपवास रखना प्रारंभ कर दिया। हर देवी देवता से वह मनौती मांगती कि उसका पति ठीक हो जाए। वह विधवा होने से बहुत डरती थी। वह अपने पति से अक्सर कहा करती थी कि उसकी मृत्यु सुहागन के रूप में ही हो। उस समय विधवाओं के साथ बहुत दुर्व्यवहार किया जाता था। अगर वह रास्ते में दिख जाए तो लोग रास्ता बदल लेते थे। विधवा की दुर्दशा देख करके बिराज मन ही मन बहुत डरा करती थी। दोनों का दाम्पत्य जीवन बड़े ही सुखमय तरीके से बीत रहा था। पूरी कहानी उन दोनों की इर्द गिर्द ही घूमती है। उनका जीवन अच्छे से चल रहा था, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन इस कहानी में समस्या तब पैदा होती है जब हरिमती का विवाह होता है। हरिमती का जीवन सुखमय बनाने के लिए और अपनी माँ से किए गए वादे को निभाने के लिए नीलांबर को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। उसके 2 बाग बिक जाते हैं, जमीन गिरवी रखनी पड़ जाती है, बिराज के गहने भी गिरवी रखने पड़ जाते हैं, जो कि कभी वह छुड़ा ही नहीं पाता है। हरिमती का पति डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा था। उसका खर्च भी नीलांबर को ही उठाना था। दुर्भाग्यवश 2 सालों तक लगातार अकाल पड़ा। बहुत ही विकट परिस्थिति उत्पन्न हो चुकी थी। बिराज अपने पति की स्थिति देख करके बहुत ही ज़्यादा परेशान रहती थी। हरिमती के विवाह के खर्चे से बचने के लिए पीतांबर अपना हिस्सा लेकर के भाई से अलग हो चुका था। अब इन परिस्थितियों में बिराज की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। नीलांबर बहनोई का खर्च कर्ज लेकर के पूरा कर रहा था। इधर जिन्होंने कर्ज दे रखा था वो दिन रात आकर के नीलांबर को परेशान किया करते थे। बिराज ने अपने पति से कहा कि वो अपना ज़मीन बेच करके इस कर्ज से छुटकारा पा ले, लेकिन नीलांबर अपने बाप दादा की ज़मीन मोहवश बेच न सका। दोनों पति पत्नी के बीच आए दिन इस बात को लेकर के विवाद होते। गृहस्थी चलाना भी मुश्किल होने लगा। घर की आर्थिक स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। कई बार बिराज को छुप छुप करके बर्तन बनाने का काम भी करना पड़ा ताकि घर में 2 जून की रोटी आ सके। बिराज बहुत दुखी रहने लगी थी। उसके दुख का संबल उसकी देवरानी बनती। कई बार अपने पति से छुप छुप कर बिराज की सहायता करने का प्रयास भी करती, लेकिन बिराज एक स्वाभिमानी महिला थी। उसे स्नेहपूर्वक मना कर देती। इन्हीं सब परिस्थितियों के बीच एक दिन एक अनहोनी घटित हो गई। नीलांबर शाम तक आने की बात कहकर वो घर नहीं आया। 3 दिनों तक बिराज उसका इंतजार करती रही और वह 3 दिनों तक बुखार से पीड़ित रही। उसकी स्थिति एकदम विचार शून्य जैसी हो गई थी। शाम को अचानक उसे ख्याल आया कि उसे भूख लग रही है। जब वो रसोई घर में जाती है तो अन्न का एक दाना भी नहीं था। उस समय जाति पाति की भावना बहुत अधिक थी। वह भीख मांगकर मोटा चावल ले आती है।
जब वो घर आती है तो देखती है कि नीलांबर आ चुका है। 3 दिनों बाद अपने पति को देखकर वो बहुत खुश होती है और देखती है कि उसका पति गांजे के नशे में धुत है। वो समझ जाती है कि वो मुर्दा जलाकर आ रहा है। पत्नी को घर के बाहर से आता हुआ देख करके नीलांबर बहुत क्रोधित हुआ, उसे सवाल जवाब करने लगा। विराज बहू ने उसे समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वह नशे के हालत में कुछ भी समझने को तैयार नहीं था। हार करके विराज बहू ने अपनी भीख मांगकर लाने की बात बता दी, लेकिन फिर भी नीलांबर पर इसका कोई असर नहीं हुआ। उसने उसके सिर पर चोट पहुंचाई। विराज बहू के सिर से खून बहने लगा, लेकिन ये चोट उसके शरीर से ज़्यादा उसके हृदय को लगी थी। नीलांबर ने विराज को घर से बाहर निकाल दिया। विराज बहू घर से बाहर चली गई। जब नीलांबर को होश आया तो सब कुछ बदल चुका था। उसने विराज को ढूंढने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। सब लोग समझ चुके थे कि विराज नदी में कूदकर आत्महत्या कर चुकी होगी, लेकिन एक दिन अचानक उसकी पुरानी दासी सुंदरी आई और उसने बताया कि विराज जमींदार के साथ भाग गई है। उसके पति नीलांबर को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। हर किसी ने विराज के चरित्र पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया कि विराज ने ऐसा क्यों किया। नीलांबर और उसकी देवरानी कभी यह मानने को तैयार नहीं थे कि विराज ऐसा कर सकती है। उसकी देवरानी उसकी प्रतीक्षा करती रही कि एक दिन विराज बहू लौटकर जरूर आएगी। इधर नीलांबर भी अपराध बोध की भावना से भरा हुआ था। दिन रात वह यह सोच सोच कर घुलता जा रहा था कि उसके कारण ही विराज को घर छोड़ करके जाना पड़ा। अब इस कहानी का सस्पेंस यही है कि क्या विराज बहू अपने चरित्र का प्रमाण दे पाती है, क्या वो वापस लौट पाती है। अब इसके बाद कहानी क्या मोड़ लेती है ये तो आपको किताब पढ़ने के बाद ही पता चलेगा, इसलिए इस किताब को एक बार ज़रूर पढ़ें। और भी बहुत कुछ है इस कहानी में और ये सब जानने के लिए आपको इस किताब को पढ़ना पड़ेगा। इस किताब की सबसे बड़ी जो ख़ास बात मुझे ये लगी कि बहुत ही मार्मिक रचना है। रह रह कर आप रो पड़ेंगे। विराज का चरित्र बहुत ही मार्मिक चरित्र है जो आपको प्रभावित करेगा। इस किताब में सामाजिक रूढ़ियों के बारे में भी बताया गया है, साथ ही दहेज का दुष्परिणाम और उसकी दुर्दशा का भी यहाँ पे वर्णन है। अगर विराज बहू की बात मान करके उसका पति हरिमती के विवाह पर अनावश्यक खर्च न करता तो शायद यह परिस्थितियाँ उत्पन्न ही नहीं होती। वहीं एक स्त्री का घर से बाहर निकल जाना उसके चरित्र पर प्रश्न चिन्ह लगा देता है, जो कहीं से भी उचित नहीं माना जा सकता है। अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें भावना प्रधान कहानियाँ पसंद नहीं है, जो इमोशनल कर देने वाली कहानियाँ आपको अच्छी नहीं लगती है, तो ये किताब आपके लिए नहीं है। अगर आप एक स्त्री हैं तो आपको ये किताब ज़रूर अच्छी लगेगी। विराज का चरित्र ऐसा है जिससे आप अपने आप को कनेक्ट कर पाएंगी। एक और पात्र है जिसने मुझे बहुत प्रभावित किया, वो विराज की देवरानी का है। कोई भी स्त्री इतनी हृदय से विशाल कैसे हो सकती है, ये सोचने पर मजबूर कर देता है। ये किताब बहुत ही कम पन्नों की है, मात्र 88 पन्नों की यह किताब। आपको पढ़ने में ज़रा भी दिक्कत नहीं होगी। इस किताब को मैंने एक दिन में ही पढ़ लिया था। अगर आपको किताब पढ़ने की आदत नहीं है तो ये किताब आपके लिए अच्छी साबित हो सकती है। शरत चंद्र की किताबों की सबसे बड़ी खूबी ये है कि उनकी कहानियों में सामाजिक चीज़ों पर बहुत ज़्यादा जोर डाला जाता है, विशेषकर सामाजिक रूढ़ियों पर। उन्होंने नारी के चरित्र को अपनी कथाओं में बहुत ही गहराई से प्रस्तुत किया है। तो आप अगर शरत चंद्र की कहानियाँ कभी नहीं पढ़े हैं, उनके उपन्यास नहीं पढ़े हैं, तो एक बार ज़रूर ट्राई करें। आप इसकी शुरुआत विराज बहू से कर सकते हैं या फिर अन्य कोई भी रचना जो आपको पसंद हो, जिसके बारे में आपने सुन रखा हो, जैसे देवदास, उससे भी आप पढ़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, दोस्तों के बीच शेयर करें, और अगर अब तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक किताबें पढ़ते रहिए।